ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और सीधा आपको एक्शन की तस्वीरें दिखाते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निरीक्षण पर निकले हैं। सिविल अस्पताल में इस वक्त पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। इस वक्त वो सिविल अस्पताल में ही है। निरीक्षण किया है, अधिकारियों से उन्होंने बात की है, डॉक्टर से उन्होंने बात की है, वार्ड का उन्होंने जायजा लिया है और इस वक्त वहां पर है। मरीजों से भी मुख्यमंत्री ने बात की है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। टीम 11 की बैठक से पहले मुख्यमंत्री का ये औचक निरीक्षण कहीं ना कहीं ज़रूरी होता है कि आपको असलियत पता चल जाती है, आपको ये पता चल जाता है कि असल स्थितियां क्या हैं और अधिकारी जो बात कर रहे हैं, अधिकारी जो रिपोर्ट दे रहे हैं वो क्या है। तो दोनों में जो अंतर है वो स्पष्ट हो जाता है और इसी अंतर को महसूस करने के लिए, इसी अंतर को जानने के लिए मुख्यमंत्री ने कल भी आरएमएल हॉस्पिटल का निरीक्षण किया था। इमरजेंसी वार्ड में गए थे। इस वक्त सिविल अस्पताल में अनुभव शुक्ला हमारे संवाददाता इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अनुभव, इस खबर पर लगातार नजर बने हुए हैं, लेकिन सबसे पहले इस वक्त जो अपडेट, इस वक्त जो आप देख पा रहे हैं, इस वक्त क्या कुछ चल रहा है वो बताएं दर्शकों को। देखिए, मुख्यमंत्री को 10:30 बजे राजीव टीम 11 की बैठक करनी थी और लोक भवन में ये बैठक होनी थी, लेकिन उससे पहले अचानक उन्होंने ये तय किया कि आज वो सिविल अस्पताल जाएंगे, वहाँ का दौरा करेंगे और वहाँ पर जो मरीज़ हैं, ख़ासतौर से जो क्वारंटीन में रखे गए हैं लोग, उनसे भी हालचाल जानेंगे कि वहाँ क्या इंतज़ाम किए गए हैं। कल जिस तरीके से आरएमएल अस्पताल वो गए थे और साफ निर्देश दिया था कि कम से कम 100 बेड जो हैं उनके इंतज़ाम किए जाएं, आज इसी के तहत अब पहुंचे हैं वो सिविल अस्पताल। वहां पर अधिकारियों से बात कर रहे हैं और ये देख रहे हैं कि जब L1, L2, L3 की बात सरकार कर रही है और सरकार की कोशिश ये है कि 1 लाख तक जो बेड हैं वो उत्तर प्रदेश में रिजर्व रहें कम से कम, तो उसके लिए किस तरीके से ये इंतज़ाम किए गए हैं। उन्होंने सबसे पहले वो पहुँचे, जो हम कहें तो जो मुख्य कक्ष है वहाँ पर वो पहुँचे और वहाँ पर चूँकि जो अस्पताल है उसके जो CMS हैं वो भी मौजूद थे, जो और लोग हैं वो भी वहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने अपनी तरफ से पूरी जानकारी दी कि किस तरीके से यहाँ पर हो रहा है, इलाज हो रहा है और किस तरीके से, क्योंकि कोविड की टेस्टिंग के लिए भी वहाँ पर इंतज़ाम है, तो वहाँ किस तरीके से सावधानियाँ बरती जा रही हैं। और देखिए, बात हमने जो पहले भी दर्शकों को बताई कि लगातार टीम 11 की बैठक जब मुख्यमंत्री करते हैं तो उसमें बहुत सारे फीडबैक आते हैं। कुछ फीडबैक ऐसे भी होते हैं जिस पर मुख्यमंत्री विशेष तौर पर ध्यान देते हैं और उन्हें अगर लगता है कि कहीं पर कोई कमी है तो वो खुद निर्णय लेते हैं। और जिस तरीके से कल औचक निरीक्षण किया, आज वो औचक निरीक्षण पर गए, ये कहीं ना कहीं जो फीडबैक उन्हें मिले हैं उसी की वजह से अब मुख्यमंत्री ने ये तय किया है कि जो ग्राउंड रियलिटी है उसको वो जाकर ग्राउंड रियलिटी को चेक करने के लिए। लेकिन अनुभव, एक बड़ा सवाल ये है, मैं ये जानना चाह रहा हूं आपसे, क्योंकि कल हमने देखा कि मुख्यमंत्री गए थे, उन्होंने निकले थे वो अपने आवास से दफ्तर के लिए, लेकिन इस बीच में वो आरएमएल हॉस्पिटल चले गए, उनके साथ में मंत्री भी थे, लेकिन आज वो अकेले हैं। तो यानी कि क्या किसी को मालूम नहीं कि मुख्यमंत्री औचक निरीक्षण करने के लिए निकल पड़े हैं आज? देखिए, बिल्कुल बैठक से ठीक पहले वो निकल गए। बैठक के लिए लोक भवन जाना था, लेकिन उससे पहले उन्होंने तय कर लिया कि सिविल अस्पताल जाएंगे। और देखिए, जो मुख्यमंत्री आवास है 5KD पर, उसके बिल्कुल ठीक सामने अगर हम कहें तो तकरीबन 500 मीटर की दूरी पर ये सिविल अस्पताल होगा। और अमूमन जो मुख्यमंत्री जो रास्ता जो उनका रूट रहता है वो होते हुए वो विधानसभा मार्ग होते हुए और राजभवन होते हुए वो सीधे लोक भवन आते हैं। लेकिन आज उन्होंने तय किया कि जो सिविल अस्पताल वाला रास्ता है जो हजरतगंज से होते हुए आता है वो उधर से आएंगे और अचानक वो पहुंच गए सिविल अस्पताल। हालांकि चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री कल उनके साथ थे सुरेश खन्ना, लेकिन आज वो शायद लोक भवन पहुंच रहे थे। इस बीच उनको ये जानकारी बाद में मिली कि शायद मुख्यमंत्री वहां जा रहे हैं, इसीलिए आज मंत्री उनके साथ नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि कल की ही मीटिंग में मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर ये कह दिया था मंत्री को कि आप ये मीटिंग कर रहे हैं, मीटिंग से ज़्यादा जरूरी है जाकर देखिए अस्पतालों का क्या हाल है, किस तरह के इंतजाम है। यहाँ पर तो बहुत सारी मेरा एक सवाल भी है कि हमने देखा कि लॉकडाउन के दरमियान ऐसे औचक निरीक्षण नहीं हुए, लेकिन मुख्यमंत्री को अब औचक निरीक्षण करने पड़ रहे हैं। तो क्या कहीं ऐसा है कि अधिकारी को जानकारी दे रहे हैं और अधिकारियों की उसी जानकारी की पड़ताल करने के लिए मुख्यमंत्री को औचक निरीक्षण करना पड़ रहा है? देखिए राजीव, एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जब मुख्यमंत्री अगर कहीं
ग्राउंड रियलिटी चेक करने के लिए खुद उतरते हैं, तो इसका एक पूरा मैसेज पूरे प्रदेश में जाएगा। यानी यूपी के जो 75 ज़िले हैं वहाँ इसका संदेश जाएगा। और अगर कहीं पर कोई गड़बड़ी हो रही है, चाहे वो अस्पताल में हो रही है, क्वारंटीन सेंटर में हो रही है, तो सीधी सी बात है कि अफसर इस बात को समझ जाएंगे कि कहीं ऐसी औचक निरीक्षण की स्थिति अगर उनके ज़िले में आ गई तो कितना उन पर भारी पड़ सकता है। एक वजह तो ये है कि मुख्यमंत्री ने ये तय किया कि वो खुद अब औचक निरीक्षण पर जाएंगे और इसीलिए 2 दिन से वो ऑन स्पॉट जा रहे हैं। यानी वो सीधे वहीं पहुंच रहे हैं जिसकी बात होती थी मीटिंग में, जिन अस्पतालों की बात होती थी, जिस क्वारंटीन सेंटर की बात होती थी, अब वो सीधे वहीं पहुंच रहे हैं और ये देख रहे हैं कि क्या इंतज़ाम ठीक है या नहीं, जो बातें होती थी क्या वो सही है या नहीं है। और कल बहुत सारे उन्होंने निर्देश भी दिए हैं। आज भी जब वो अभी दौरा कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि जब इसके बाद अब टीम 11 की बैठक होगी, इस पर भी चर्चा होगी कि कैसे उन्हें क्या क्या खामियां देखने को मिली और इन खामियों को दुरुस्त करने के, ठीक करने के अनुभव आप नजर बनाए रखें, क्योंकि ये खामियां बहुत महत्वपूर्ण है जानना। आप नजर बना रखें, जो कुछ भी जानकारी आपको मिलती है हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो मुख्यमंत्री को क्या खामियां मिली या ना मिली, क्या खुश हुए या ना मिले, संतुष्ट हुए या नहीं हुए, ये सारी जानकारी कुछ देर बाद स्पष्ट हो जाएंगे। लेकिन औचक निरीक्षण इस वक्त कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिविल अस्पताल में इस वक्त है। कल आरएमएल के बाद मंत्री को, अधिकारियों को फटकार लगी थी कि बैठकों से ज्यादा जरूरी है कि धरातल पर काम हो, वहां का निरीक्षण जरूरी है और ये वजह है कि सिविल अस्पताल में इस वक्त मुख्यमंत्री हैं। एक और बड़ी खबर, और बड़ी खबर यह है कि जम्मू कश्मीर में एक बड़ी हमले की साजिश को नाकाम किया गया है। बड़ी खबर है और अच्छी बात यही है कि साजिश को नाकाम कर दिया गया है। बड़े आतंकी हमले की साजिश को नाकाम किया गया है, क्योंकि पुलवामा की तर्ज पर ही एक इस तरह की साजिश का खुलासा हुआ है कि पुलवामा की तर्ज पर ही एक ऐसी ही साजिश रची जा रही थी, एक ऐसी कार तैयार की गई थी जो विस्फोटकों से भरी हुई थी। और वो गाड़ी एबीपी गंगा ने आपके सामने रख दी है। गाड़ी विस्फोटकों से भरी हुई, बाहर से देखने पर ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा है, लेकिन भीतर ये विस्फोटकों से भरी, यानी कि कुछ से भी ये गाड़ी टकरा जाती तो उस चीज का नामो निशान मिट जाता। विस्फोटकों से भरी ये कार, इस कार को नष्ट कर दिया गया है। ये भी बड़ी जानकारी आपको देते हैं, इस कार को नष्ट कर दिया गया है। ये एरियल व्यू आप देख रहे हैं, देखिए गाड़ी को नष्ट कर दिया गया। सबसे पहले तस्वीर यहां पे एबीपी गंगा पर देख रहे हैं, ये गाड़ी विस्फोटकों से भरी हुई है और एरियल व्यू है और धुएं का गुबार ऊपर जहां से कैमरा जहां पर है वहां तक पहुंच रहा। आप देखिए कितना जबरदस्त धमाका होता। अगर ये साजिश नाकाम ना होती, अंजाम दे देते तो बड़ा नुकसान हो सकता था। लेकिन ये हमारी सुरक्षा एजेंसियों की और जांच एजेंसियों की, सेना की और अधिकारियों की कहीं ना कहीं कामयाबी है कि उन्होंने इस साजिश को नाकाम किया है। खबर बड़ी है जम्मू कश्मीर से। पुलवामा में जो आतंकी हमला हुआ था वो आज भी सभी के जहन में है और कैसे काफिले पर, कैसे सीआरपीएफ के काफिले पर वो हमला हुआ था। गाड़ी बीच में अचानक आती है और काफिले से टकरा जाती है और हमारे जवान शहीद हो जाते हैं। और ऐसी ही एक साजिश थी। 2 तस्वीरें हैं। दूसरी तस्वीर में आपको दिख रहा है कि वो गाड़ी है जो सही सलामत है इसके भीतर, लेकिन विस्फोटक हैं। और जो पहली तस्वीर है उसमें इसी गाड़ी को खत्म कर दिया गया, नष्ट कर दिया गया। तो कोशिश यही थी कि पुलवामा जैसी ही एक और घटना हो जाए, लेकिन अपने मंसूबों में वो लोग कामयाब हो नहीं पाए। अब ये जानकारी आनी बाकी है कि कौन से संगठन से जुड़े हुए लोग थे जिन्होंने इसमें विस्फोटक भरे, जिनकी ये मंशा थी हमले की। अभी किसी संगठन ने जिम्मेदारी नहीं ली है। तो जम्मू कश्मीर में ये बड़े हमले की साजिश को नाकाम किया गया है। बड़ी और एक अच्छी खबर है कि इसको नाकाम कर दिया गया है, क्योंकि अगर यह अंजाम दे देते तो बड़ी क्षति हो सकती थी। एमएम खजूरी हमारे इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, पूर्व डीजीपी हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। इस पूरे के पूरे ऑपरेशन के बारे में आपसे जानना चाहूंगा कि ये कितना मुश्किल होता है कि इस तरह की गाड़ी को डिटेक्ट करना, उसके बाद अब उसको नष्ट तो कर ही दिया गया है। देखिए, ये इस बात का सबूत है। आज तक लोग ताने देते रहे जब वो पहला इंसिडेंट हुआ था कि यहाँ पुलिस क्या कर रही थी, क्या नहीं कर रही थी। सवाल ये है कि ये लड़ाई ऐसी है
जिसमें इनिशिएटिव जो है वो दुश्मन के हाथ में है, और ये एक बहुत बड़ी कामयाबी भी है और इस बात का सबूत भी है कि जम्मू कश्मीर पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस कितनी सतर्क हैं और उनका इंटेलिजेंस नेटवर्क कितना इफेक्टिव है। तो उसी वजह से ये पॉसिबल हो पाया है। एक बहुत बड़े हमले की साजिश को नाकाम कर दिया गया और उसकी जो इंस्ट्रूमेंट था जिसमें बहुत से एक्सप्लोसिव थे कार में रखे हुए, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया। इससे सारे देश में लोगों को एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होना चाहिए और कोई भी डाउट किसी के माइंड में जो है या जो लोग क्रिएट करते हैं वो एक्सपोज होना चाहिए कि ये लड़ाई जो है इसमें हम एक कदम आगे हैं। सर, मैं अब आपसे ये समझना चाहूंगा, चूंकि लंबे अरसे से आपने वहां की परिस्थितियों को देखा है, समझा है, वहां के जो आतंकी संगठन वहां पर जो एक्टिव हैं उनके काम करने के तरीकों को आपने समझा है। अभी तक किसी संगठन ने जिम्मेदारी नहीं ली है, तो कौन सा संगठन इस तरह का कृत्य कर सकता है सर, जो इस तरह से विस्फोटों को भरकर हमले की कोशिशों को अंजाम देता है? तो कौन सा संगठन ये कर सकता है? देखिए, ये तो ज्यादा पॉसिबिलिटी इसमें जैश की है, और नाम, लेकिन नाम जो आगे आएगा शायद वो हिजबुल मुजाहिदीन का आएगा, क्योंकि एक उन्होंने फैसला किया हुआ है कि जो भी ऑपरेशन किए जाएंगे उसकी जिम्मेदारी हिजब लेगी, ताकि ये बताया जा सके कि ये लोकल लोगों का काम है। और इसके पीछे तो ISI तो है ही, उसमें कोई शक की बात नहीं है। जी सर, बहुत स्वागत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ABP गंगा के साथ जुड़ने के लिए। तो MM खजूरिया, पूर्व DGP जम्मू एंड कश्मीर, जो महत्वपूर्ण जानकारी उन्होंने दी है। पहले तो उन्होंने इसको सुरक्षा एजेंसियों की खामियाबी बताया कि वो अलर्ट इतनी है, उनकी सतर्कता ही है कि इसका खुलासा हो पाया और इसको नाकाम किया जा सका। और उनका ये भी मानना है कि ये जैश द्वारा किया जा सकता है और इसकी जिम्मेदारी हो सकता है कि आने वाले दिनों में हिजबुल मुजाहिदीन ले ले, क्योंकि जैश डायरेक्टली नहीं बल्कि वो चाहता है कि इसकी जिम्मेदारी हिजबुल ले, लेकिन ये किया गया जैश के द्वारा है। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। सोशल मीडिया पर नोएडा का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में मौजूद है सिस्टम की रुकी हुई सांसें। वीडियो में कोरोना काल की सबसे शर्मनाक तस्वीर, वीडियो में है दम तोड़ चुकी इंसानियत की कहानी। इस वीडियो में है सड़े हुए सिस्टम के सबूत, एक उम्मीद की कहानी जिसने रात भर अस्पतालों के चक्कर काट काट कर रास्ते में दम तोड़ दिया और महामारी के संकट काल में मानवता की मौत हो गई। मेरा नाम प्रेम कुमार है। मैं ग्रेटर नोएडा के गौतम बुद्ध नगर में रहता हूँ। मैंने अपने बच्चे का, मेरे छोटे भाई की वाइफ का ऑपरेशन हुआ, डिलीवरी हुई, जिसके वजह से उनको बच्चा पैदा हुआ और बेटा पैदा हुआ रात 11 बजे। जब से लेके अब तक मैंने पुलिस कॉल की, एम्बुलेंस कॉल की, मेरे को एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल घुमाते रहे, लेकिन मेरे बच्चे का इलाज नहीं हुआ। मैं अभी ग्रेटर नोएडा के हाईवे परी चौक पे हूँ और ये मेरे साथ मेरे बच्चे की छोटी सी लाश है, जो कि अभी जिसने आंखें नहीं खोली और उसे मृत घोषित कर दिया। किसी ने मदद नहीं की है। ये देखो, अपने बच्चे को लेकर बाइक पे घूम रहा हूँ मैं, कोई मदद करने वाला नहीं इस चारों ओर। मेरे को, मैंने पुलिस से, एम्बुलेंस, सबको मदद मांगने की कोशिश की, किसी ने नहीं। मैं सरकार से ये वीडियो इतना फैला दो दोस्तों, ताकि यूपी सरकार की पोल खोले। जो डॉक्टर में हॉस्पिटल में गया, उनकी वीडियो है मेरे पास, वो सोते हुए पाए गए, किसी ने मदद नहीं की। सब लोग ये कह रहे हैं ये बच्चों को हॉस्पिटल नहीं, आगे ले जाओ, आगे ले जाओ। और मेरा बच्चा मर गया। मैं रात को 9 बजे से लेके अभी सुबह 6 बजे तक मैं बाइक से लेकर घूम रहा हूँ बच्चे को। कोई मदद करने वाला नहीं। इस मासूम की गलती क्या है? इस मासूम को देखो जरा, सबको इसको, इस मासूम को देख के जरा मदद करो इसकी, सबको इसको देखो। इसने किसने मारा? इसे सरकार ने मारा, पुलिस ने मारा, या डॉक्टरों ने मारा, या मैंने मारा? इस मासूम की तस्वीरें तो साफ नहीं दिखाई जा सकती, लेकिन एक बेबस बाप के सवालों का जवाब सिस्टम को देना ही होगा। जवाब देना होगा कोरोना काल की सबसे शर्मनाक तस्वीर पर, जो नन्हा मेहमान बनकर परिवार में आया था, खुशियां पूरे परिवार में लाया था। उसी बच्चे की लाश को इस कदर सड़क सड़क लेकर घूमना पड़ेगा, शायद ही राजकुमार नाम के इस शख्स ने सोचा होगा।
किसी ने मदद नहीं की। सब लोग ये कह रहे हैं ये बच्चों को हॉस्पिटल नहीं, आगे ले जाओ, आगे ले जाओ। और मेरा बच्चा मर गया। मैं रात को 9 बजे से लेके अभी सुबह 6 बजे तक मैं बाइक से लेके घूम रहा हूँ बच्चे को। कोई मदद करने वाला नहीं। इस मासूम की गलती क्या है? इस मासूम को देखो जरा, सबको इसको, इस मासूम को देख के जरा मदद करो इसकी। सबको इसको देखो, इसने किसने मारा? ऐसे सरकार ने मारा, पुलिस ने मारा, या डॉक्टरों ने मारा, या मैंने मारा? जिस बच्चे को इस दुनिया में लाने के लिए 9 महीने का संघर्ष एक माँ ने किया, एक पिता उसके इलाज के लिए कई घंटों तक ग्रेटर नोएडा में घूमता रहा, लेकिन हमारा सिस्टम उसे न तो एम्बुलेंस दिला सका और न ही दिला सका ऑक्सीजन जो उसकी जान बचा सकता था। जिस डॉक्टर को कोरोना काल में पूरी दुनिया योद्धा के नाम से जान रही है, जिनके सदके में हर सिर झुका हुआ है, उनके माथे ये तस्वीरें किसी दाग से कम नहीं है। गौतम बुद्ध नगर में जिंदगी की कीमत क्या है? इसे आप लापरवाही कहिए, सिस्टम की बेपरवाही कहिए, या फिर कोरोना काल का डर कहिए। हम तो सिर्फ इसे महामारी के दौर का महापाप कहेंगे, जिसके गुनहगार सिस्टम के वो नुमाइंदे हैं जिन्होंने इस नवजात की जान ली है। वक्त पर इलाज मिल जाता तो शायद ये मासूम आज जिंदा होता, लेकिन कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक है वो सिस्टम जो वक्त रहते इस मासूम को इलाज भी नहीं दे पाया। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो ने झकझोर कर रख दिया है। ग्रेटर नोएडा, जिसे प्रदेश का शो विंडो कहा जाता है, उस शो विंडो की सबसे शर्मनाक है ये तस्वीर, जिसमें इंसान और जिंदगी की कोई कीमत नहीं है। गौतम बुद्ध नगर में कोई ऐसा सरकारी अस्पताल नहीं है जहाँ पे बच्चों के लिए वेंटिलेटर हो। अन्यथा वहाँ जाते हैं तो बोलते हैं हमारे यहाँ वेंटिलेटर है ही नहीं। वहाँ पर एम्बुलेंस वाले को बोला भैया आपके पास ऑक्सीजन सिलेंडर है, तो बोलता भैया है ही नहीं। मैंने उससे बोला बच्चों को लिटाने के लिए कुछ है, तो बोलता है वो जिसमें लैट्रिन करवाते हैं वो उठा के दे दी। बोलो भैया इसमें भी लिटा दो। जबकि सरकार के द्वारा इतनी सुविधा चलाई जा रही है, फिर भी कोई भी चीज़ एम्बुलेंस में नहीं थी उस टाइम पे। और अचानक ही दिक्कत आने के बाद मैं उसे गोद में उठाकर अपने कम से 4-4.5 घंटा लिए रहा। अंत में परेशान होकर उन्होंने मुझे रोड पर छोड़ कर चले गए। चलिए फिलहाल रुकना एक छोटे से ब्रेक है, लेकिन ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।